होती हैं रिलेटेड, बारी बारी डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जिसमें कौन क्या आती है, ड्रग टॉलरेंस आ जाती है, ड्रग एडिक्शन आ जाती है, ड्रग हैबिचुएशन आ जाती है, फार्माकोजेनेटिक्स जेनेटिक्स आ जाती हैं, ड्रग एलर्जीज आ जाती हैं. These are all things which comes under the headings के इनके they can modify the drug action very well. और उसके बाद जो चीजें आ जाती हैं वो है फैक्टर्स रिलेटेड टू द ड्रग्स. तो जिसमें जो जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कोई ड्रग्स में आते हैं. तो ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हम स्टडी करेंगे वन बाय वन. जिसमें सबसे पहले वी विल ऐड डोज. एडुकेट डोज हो, थेराप्यूटिक हो, सब थेराप्यूटिक डोजेस और टॉक्सिक डोजेस, ठीक है ना. और डोजेस मतलब एडुकेट डोज अगर वो इतनी हो कि वो एक्ट कर सके, डोज इतनी होनी चाहिए. अगर वो डोज उतनी ना हुई तो व्हाट विल हैपन कि वो आपका नहीं हो सकेगा, उसका थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा. आपको मैं बताया ना एक विंडो होती है, थेराप्यूटिक विंडो होती है. एक मतलब की लीथल डोज होती है, टॉक्सिक डोज होती है, मतलब की थेराप्यूटिक मार्जिन होते हैं जो कि आपको सेफ्टी की तरफ से बताते हैं. अगर वो सेफ्टी हम मैटर्स लेते हैं तो फिर इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम लोग वो रिजल्ट की अचीवमेंट्स ले सकें, उसके क्लिनिकल इफेक्ट्स हम लोग अचीव कर सकें. तो इसके लिए डोज का एडुकेट होना जो है ना, थेराप्यूटिक होना उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको मैंने पैरामीटर्स पहले भी बताए थे कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस पे टॉक्सिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. ये पहले एक ड्रग जब बनती ही है तो when there is formation of the drug what will happen बिफोर कमिंग टू द मार्केट, ये सारी चीजें होती हैं माइस पे. रिसर्च वर्क्स होते हैं कि क्या इसका डोज देनी है, क्या एडजस्ट करना है, किस पे टॉक्सिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और लिथल इफेक्ट्स किस पे आते हैं. तो वो हमने सारी कैलकुलेट की होती हैं. अब डोज अगर हम उसके मुताबिक रखेंगे तो व्हेन विद डोज इज सफिशिएंट फॉर द क्लिनिकल रिस्पॉन्स तो वही डोज फिर एक कैलकुलेट की जाती है. तो सेकेंडरीली हमने बताया इंटरवल बिटवीन द डोसेस, एडिकेट इंटरवल. ये था कि कुछ लोग की हाफ लाइफ ज्यादा होती है ड्रग्स की, कुछ की कम होती है, ठीक है ना. और कुछ एक दिन में देनी पड़ती हैं, कुछ मल्टीपल टाइम्स इन अ डे देनी पड़ती हैं. तो सो इंटरवल बिटवीन द डोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इज द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग थेरेपी, कितनी ड्यूरेशन होना चाहिए. आप देखें कि एंटीबायोटिक ये तो नहीं ना कि 2 या 3 दिन के बाद आप एनर्जेसिक तो आप एक दिन लें उस दिन खत्म कर दें, लेकिन आपने एंटीबायोटिक लेनी है, कुछ स्टार्ट लेना है, फिर क्या करते हैं इट विल टेक टाइम. तो वो कितना ड्यूरेशन चाहिए होता है. तो वो ये फिर हमने सारा इसमें डिस्कस करा कि हमें कितना ड्यूरेशन. कुछ एंटीबायोटिक 7 to 10 डेज चलती हैं, 5 7 डेज हम देखते हैं कोर्स. तो इस तरह और कुछ होते हैं जैसे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स चलते हैं, हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, ये ऐसी हैं जो दवाइयां फिर छूटती नहीं है. कम आप हो सकती हैं लेकिन एक दफा जब डिजीज एंटर हो जाए बॉडी में तो फिर वो कम ही जान छोड़ती है अनटिल अनलेस आपका जो है उसको लाइफस्टाइल पैटर्न हुआ, डाइट हुई, तो ये चीजें आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर आपकी डोज एडजस्टमेंट उसके मुताबिक हो जाती है और काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाती हैं. या वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेंटेनेंस. लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि किस तरह हमें डोज देनी चाहिए, फैक्टर्स रिलेटेड टू अगर हम लोग ड्रग करते हैं तो फिर कौन कौन से उसमें हो जाती है. उसमें आ जाती है ड्रग्स आर मेंटेन administered in such a way so as to maintain a steady state of drug in the body, ठीक है ना. just enough drug is given each time to replace the drugs eliminated since the preceding dose. मतलब कि ये है कि आपने एक दफा लोडिंग डोज दे दी, फुल दे दी, ठीक है ना. फिर आपने इतनी देनी है कि वो बॉडी में एक स्टेडी स्टेट की कंडीशन जो है ना वो मेंटेन रहे, ताकि एलिमिनेट होने से पहले पहले जो रिप्लेस हो जाए एक ड्रग बॉडी में, तो उसको मेंटेनेंस डोज कहते हैं.
तो स्टेडी स्टेट हमने पहले भी पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी वेल इन द लास्ट लेक्चर। स्टेडी स्टेट, व्हाट इज रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। तो डोजिंग रेट है और रेट ऑफ एलिमिनेशन है। तो इसमें क्या, इसको हम मेंटेनेंस डोज कैसे करते हैं? क्लियरेंस इनटू टारगेट कंसंट्रेशन। सो CL मींस क्लियरेंस और TC मींस टारगेट कंसंट्रेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो हमारे जो बॉडी की मॉडिफाइंग एक्शंस हैं, तो जो क्या मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शन को, कि हमने किस तरह देने हैं। उसमें फैक्टर रिलेटेड टू द ड्रग है, उसमें ये आता है कि हमें डोज किस तरह देनी है, इंटरवल उसकी क्या लाना चाहिए, फिर उसके बाद उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसमें हम लोग ये मेंटेनेंस डोज पर आपको बताया जस्ट इज द रेपिटेशन कि हम मेंटेनेंस डोज किस तरह करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने इफ द ड्रग इज गिवन बाय द ओरल रूट, फिर डोजिंग एफ मींस बायोअवेलेबिलिटी ओरली। तो फिर ये हम लोग, ये अगर हम किसी चीज का ड्रग को ओरल देते हैं तो फिर हम लोग इस तरह में करके करते हैं। देन कम्स अप मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज पे क्या है, डोजिंग रेट इनटू डोजिंग इंटरवल, ये है मेंटेनेंस पे आ जाती है। दिन के अंदर लोडिंग डोज और प्राइमिंग डोज। लोडिंग डोज क्या है, क्या आपको लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लोडिंग डोज क्या क्या देते हैं, एक लोडिंग डोज देते हैं, ठीक है। तो ये किस में हम देते हैं, जिसमें है लॉन्ग प्लाज्मा लाइफ के लिए और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होती है जिन बॉडीज की, तो उनमें हम लोग एक लोडिंग डोज देते हैं। तो लोडिंग डोज के बाद ही एक मेंटेनेंस डोज आती है। फर्स्ट पहले लोडिंग डोज आती है, फिर उसको बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस, मेंटेन जैसे होते हैं कि मेंटेन रहे, इतना इफेक्ट है होगा कि मेंटेन रहे कि पहली ड्रग एलिमिनेट हो रही हो और ड्रग से पहले आएगी लोडिंग डोज, देन कम्स द maintenance dose. Loading dose mean क्या होगा, what will happen? Loading dose we can give by volume of distribution into target concentration. ठीक है, तो ये हमारी लोडिंग डोज में हो जाती है, जो कि वॉल्यूम हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दी जाती है, जैसे डाइजॉक्सिन है, क्लोरोक्विन है। तो ये सारी क्या हो जाती है, लोडिंग डोज, हाई लोडिंग डोज। तो ये हाई टाइम भी बताया था, और अभी भी हम दिस इज द सेम रेपिटेशन। तो ये है कि आप उसको, आपको मेमोराइज हो जाएगी कि मेंटल लोडिंग डोज क्या होता है, जो हम इनिशियली बिगनिंग में देते हैं टू अचीव अ टारगेट और थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन रैपिडली। मेंटेनेंस डोज आपको मेंटेन से याद रखना चाहिए, इट्स वेरी इजी के हाउ टू मेंटेन द डोज जब कैलकुलेट करते हैं तो वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट कॉन्सेंट्रेशन। ये हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी ड्रग्स हैं, जिसमें आ जाता है डाइलॉक्सिन, आ जाता है क्लोरोक्विन, आ जाती है, ये उसमें हम देते हैं। फिर आ जाता है देन कम्स अप ना, हमारा हो गया था, देन कम्स द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल क्या होता है, IV में क्या होता है, इंट्रामस्कुलर में हम किस तरह देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, इंट्राथीकल देते हैं स्पाइनल में। तो ये सारी रूट्स जो हम जो देते हैं, ये आपको उसकी आपको पता है कि ओरल के क्या फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ फर्स्ट पास फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से मेटाबोलाइज पहले लिवर में जाए, कुछ ड्रग्स जाके ओरल में डिस्ट्रॉय हो जाती है स्टमक, जो कि मॉडिफाई करते हैं ड्रग में। हमने पढ़े हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स that will modify the drug action. इसमें second point we will discuss about the rate of administration, which is oral, which can be IV, which can be IM, sublingual or intrathecal.
Every route has its own merits and demerits. In IV, you can achieve 100% bioavailability, 100%. So the IV is route also have demerits. So routes of administration is very important in factors related to the drug modifying action. And then comes the after route of administration, then comes the time of administration. What is the time of administration? Maybe empty stomach, after meals, इंसुलिन, और आप देखें कि हाफ एन आवर बिफोर और मील्स देते हैं, हाफ एन आवर बिफोर। आप देखें जितनी भी एसिडिक आप अमिप्राजोल ये वो सारी भी जितनी मेडिकेशन दे देते हैं, ये मॉर्निंग में हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं। तो ये डायूरेटिक गिवन इन द मॉर्निंग, ताकि पेशाब आवर होती हैं, मिक्सचरेशन में यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज करती हैं, तो वी प्रेफर टू गिव इन द मॉर्निंग। हिप्नोटिक्स, सारी बात है कि आपने सेडेट करना है, तो आप मॉर्निंग में तो नहीं दे सकते, तो सो वी कैन। और फिर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म आल्सो मॉडिफाइड ड्रग एक्शन। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग एक्शन, आप देखें अगर आप डायूरेटिक सुबह के टाइम में दे देती हैं, सॉरी सॉरी हिप्नोटिक रात को दिन के वक्त दे देते हैं, तो उसका, क्योंकि पेशेंट जाग रहा है, उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, उसको कामनेस नहीं होती उसके माइंड में, तो इट विल आल्सो मॉडिफाई द ड्रग एक्शन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो मॉडिफाइड ड्रग एक्शन। देन कम्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये रेट ऑफ with the enzymes inducers and in hyperthyroidism, ठीक है ना, और decrease with enzyme inhibition and in liver diseases. तो rate of metabolism is also very important. liver diseases में क्या होगा, मेटाबोलाइज नहीं हो सकेंगी ड्रग्स, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, सिरोसिस वगैरह जो होती है, ऐसी डिजीजेस हैं, रीनल डिजीजेस हैं, तो जिसमें मतलब कि मेटाबोलाइज नहीं होती, एक्सक्रीट नहीं हो सकती है, तो क्या होगा इनमें, तो ड्रग्स का एक्शन मॉडिफाई हो जाएगा। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये सारी वो चीजें हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए। देन कम्स द रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन में जब हम आते हैं, तो इन किडनी डिजीज हुआ, जिसमें क्या होता है, जिनके किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीजेस हो जाती हैं, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि हम देते हैं, तो वो दूसरी मेडिकेशन के जैसे प्रोबेनासिड है, वो हम दें, तो ये क्या होता है कि पेंसिलिन की एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, पेंसिलिन बॉडी में स्टे करती है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इम्पोर्टेंट। देन ड्रग्स एक्यूमुलेशन, ड्रग्स क्विकली एब्जॉर्ब होती हैं और स्लोली सिक्रीटेड होती हैं डाइजॉक्सिन। अब ये नहीं है कि रिपीटेडली डोज नहीं देनी, एक्यूमुलेट होना शुरू कर दें, एक्यूमुलेट होंगी तो क्या का हार्मफुल इफेक्ट्स दे जाएंगे। इसलिए जिनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ लंबी होती है, क्लोरोक्विन हुआ, डाइजॉक्सिन हुआ, तो फिर हम उनको वंस इन अ डे में प्रेफर कर देते हैं दें, क्योंकि बॉडी से इतनी जल्दी आप 3 दफा डाइजॉक्सिन देंगे, उस पेशेंट तो उड़ जाएगा ना, उसका हार्ट तो उड़ जाएगा। तो सेम एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। accumulation of the drugs will also what happens, accumulation is important। then आपने देखा सबसे पहले रूट था, फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन कम द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन आगे, ड्रग एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए। ये आसान चीजें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपको इसमें इतनी कोई साइंस नहीं है। फिर उसके बाद प्रोटीन बाइंडिंग इंपॉर्टेंट, ये आपको वाइवा में भी पूछते हैं, ये आपके एमसीक्यूज बहुत आ जाते हैं। फिर ये कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीन बाइंडिंग का, ये भी अक्सर आता है। प्रोटीन बाइंडिंग में क्या, मैनी नेचुरल सब्सटेंसेस एंड
Drugs circulate partly freely in the plasma and partly bound to plasma protein. For example, cortisol है, thyroxine है, warfarin है, oral contraceptive है. तो ये कुछ तो फ्रीली मूव करते हैं, कुछ तो जितनी प्रोटीन बाइंड होगी तो उतना उसका एक्शन कम हो जाएगा. फ्री फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिंग. प्रोटीन बाइंड हो गई तो उसका एक्शन उतना कम हो जाएगा अगर हमेशा वही ड्रग एक्ट करती है जो कि फ्री फ्रैक्शन में हो गया. ठीक है. और प्रोटीन बाउंड जो कंपोनेंट होता है वो रिजर्वायर होता है ड्रग होता है इनएक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसके इनएक्टिव होता है फॉर्म में होती है. और हाई प्रोटीन बाउंड ये ड्रग इंट्रैक्शंस में भी कर सकती हैं. फिर हम देखते हैं प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स आर एल्ब्यूमिन. तो मोस्टली ये पूरा एमसीक्यू है. ये बाइंडिंग प्रोटीन्स कौन सी होती हैं तो वो मेनली जो होती है बाइंडिंग प्रोटीन वो एल्ब्यूमिन ही होती है. ठीक है ना. अदर बाइंडिंग प्रोटीन्स कौन सी है. ट्रांसप्रोटीन है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि जिस सारी. तो ये हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं प्रोटीन बाइंडिंग्स की. और हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स जो होती है ना वो हमेशा आपको वाइवा में भी पूछी जाती हैं. प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स, नेम द प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स. तो वो फिर हाईली प्रोटीन बाउंड जो होती हैं दे कम्स phenytoin and then comes warfarin, tolbutamide, tricyclic antidepressant and then फिर आ जाता है जो अदर फैक्टर है जो हमने प्रीवियस फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि उसमें कौन कौन से हमारे प्रीवियस फैक्टर्स में से आ जाते हैं. उसमें आते थे ड्रग हमारे जैसे थे कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ठीक है. तो प्रोटीन बाइंडिंग हो के नहीं हो तो ये सारी चीजें हमारे लिए हमारी प्रीवियस फैक्टर्स में थे. तो अब जो हम फैक्टर्स लेते हैं उसमें जो आएंगी चीजें वो आएंगी ड्रग कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में आएगा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more drugs to enhance or oppose the effect of each other. कॉम्बिनेशन में जो चीजें आती हैं वो आ जाती हैं कॉम्बिनेशन में सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म. तो सिनर्जिज्म में हम जो लेते हैं सिनर्जिज्म आप देखेंगे दो चीजों में उसके आगे फर्दर दो चीजें आ जाती हैं. उसमें आती है समेशन और पोटेंशिएशन. तो आप में जो ड्रग कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स टू एनहांस. इसमें आ जाता है ये देखिए सिनर्जिज्म आया. सिनर्जिज्म में क्या चीजें आ जाती हैं आती है समेशन आ जाती है फिर देन पोटेंशिएशन आ जाती है. तो अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट समेशन में क्या है. समेशन इज और एडिटिव इफेक्ट है मतलब दो चीजें इकट्ठी हैं. Effects of two drugs having the same action are additive. तो ये क्या 2+2 makes the 4. तो एग्जांपल इसके कैसे है कि बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर्स के साथ हम थायराइड डायूरेटिक्स दे देते हैं. ठीक है. एस्प्रिन के साथ हम पैरासीटामोल दे देते हैं. तो ये दोनों एक्शन को प्रमोट करती हैं. तो ये क्या आ जाती है एस्प्रिन और पैरासीटामोल का एक ही इफेक्ट आ जाता है. तो ये क्या है समेशन देती हैं. ठीक है ना. एक इसका एडिटिव इफेक्ट आ जाता है 2+2 में अच्छा इफेक्ट आ जाएगा. इसमें समेशन और एडिटिव इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले मतलब ड्रग कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी. ड्रग कॉम्बिनेशन में आ जाएगी सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म.
सिनर्जिज्म में आ जाएगा कि समेशन आ जाएगा और पोटेंशिएशन आ जाता है। समेशन में दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे 2 + 2 मीक्स 4 एस्पिरिन प्लस पैरासिटामोल। आपकी खूबसूरत एग्जांपल है। यू कैन and what happens in the potentiation? In potentiation, uh, one drug enhances the action of other drugs, तो वो तो 4 तक है, ये क्या करेगी 5 तक पहुंच जाएगी। पोटेंशिएशन उसकी क्या है, इसकी एडवांटेजेस बहुत अच्छी हैं, इसमें इफेक्ट और ज्यादा अच्छा आ जाता है, फोर्सेस आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो ड्रग्स एंड द सेम एक्शन कंसर्न जो आप देखें, कोट्राइमोक्सोजोल वगैरह लेते हैं, सल्फोनामाइड्स लेते हैं, ठीक है। सेप्ट्रॉन का आप देखें ना, सेप्ट्रॉन में उसमें क्या कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, सल्फोनामाइड्स का प्लस ट्राइमेथोप्रिन। तो उसमें क्या है, कोट्राइमोक्सो मतलब कि ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें पोटेंशिएशन अचीव हो जाती है। एक 2 + 2 4 करेगी, ये 5 कर देगी, मतलब कि और फर्दर एनहांस कर देगी इसका। फिर मॉर्फिन प्लस जनरल एनेस्थीसिया तो आपको देखो देता ही है, लेकिन मॉर्फिन उसमें और ऐड हो जाएगा तो और इफेक्ट उसका अच्छा आना शुरू हो जाएगा। सो कंसेशन होता है किसी ड्रग की। एक होती है कंसेशन, एक होती है सैनर्जिज्म। सैनर्जिज्म में एडिटिव इफेक्ट आता है, फिर लेकिन इसमें पोटेंशिएशन में और अच्छा फैक्ट है वो कि इनहेंस एक्शन ऑफ अदर ड्रग्स, मतलब कि जैसे कि आप सेप्ट्रॉन वगैरह में देखते हैं कि दो कॉम्बिनेशन में अच्छा अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट्स है। मॉर्फिन है, जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं और अच्छा फैक्ट आ जाता है, ठीक है ना। और लेकिन ये कि समटाइम ड्रग पोटेंशिएट द इफेक्ट्स ऑफ अदर ड्रग्स विदाउट हैविंग सिमिलर एक्शंस। सिमिलर एक्शन के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी हैं ड्रग्स के जो आपका काम कर देती हैं। वो है जैसे कार्बिडोपा, जैसे आप पार्किंसनिज्म में देखते हैं, पार्किंसनिज्म में ये सारी चीजें देखते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, पार्किंसनिज्म में पेरिफेरल डिग्रेडेशन हो जाती है, लेकिन ये उसकी डिग्रेडेशन कार्बिडोपा होने से जाती है और उसके एक्शन को और इनहेंस कर देती है। सिमिलरली एंटीकोलिनेस्ट्रेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो एंजाइम्स को मेटाबोलाइज कर नहीं होने देती हैं, वो क्या कहते हैं कोलिनेस्ट्रेस एसिटाइलकोलिन। जबकि मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज एंटीकोलिनेस्ट्रेस नहीं होने देती हैं, तो ये क्या करती हैं, पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ द एंडोजेनस एसिटाइल, एनहांस करती हैं। ये देखिए इट्स वेरी गुड ग्राफ के आप समेशन में आप क्या फैक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है ना। उसमें समेशन में A+A × B में एक तरह की मेडिकेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, A+B करती हैं, ठीक है ना। और सिनर्जिज्म में क्या होता है, सिनर्जिज्म में अगर एक ड्रग दूसरी ड्रग के एक्शन को पोटेंशिएट कर रही है तो क्या होता है, बहुत अच्छा प्लेटो आप देख ले फॉर्म होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, तो मैं इसलिए डायग्राम्स वगैरह लेती हूँ, हर जगह से कलेक्ट करते हैं चीजें, डालते हैं बीच में, ताकि आपको easily you can grab the things, you can easily get the knowledge, और आपको रट्टा ना लगाना पड़े। हमेशा आप बुक्स खोलो, नेट खोलो, चीजें सर्च करते हैं, ताकि हर एवरी पॉसिबल एफर्ट के साथ आपको चीजें यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द समेशन एंड सिनर्जिज्म। हमने जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था वो था, इट वाज ऑल अबाउट कि किस तरह में होंगी ड्रग्स के मॉडिफाइंग एक्शंस कौन कौन से हो जाते हैं, रिलेटेड टू द ड्रग्स कौन कौन से हो जाते हैं, और फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो जाते हैं। तो उसमें सारा टाइम था, ड्यूरेशन था, और फिर उसके बाद आपकी ये आ जाती है, पोटेंशिएशन आ जाती है। आप ये देख लेना कि आप रेट ऑफ ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, देन का रेट ऑफ एलिमिनेशन है, देन कम्स द ड्रग ड्रग एक्यूमुलेशन, प्रोटीन बाइंडिंग, फिर उसके बाद
प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग में, ड्रग कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, ड्रग कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, डिफरेंशिएशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, और ये सारी दीज आर ऑल अबाउट के फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन. सो वी आर स्टडिंग अबाउट ड्रग मॉडिफाइंग एक्शन फैक्टर्स. तो फिर देन कम करता है, आपको मैंने बताया था कि किसी चीज में इफेक्ट करने के लिए दो चीजें इफेक्ट करती है ना ड्रग कॉम्बिनेशन में. तो कॉम्बिनेशन में एक दो चीज इफेक्ट करती है, एनहेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइनर्जिज्म आ जाएगा. अगर हम एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे तो वो क्या होगा, एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट करना, दिस इज नोन एज द एंटागोनिज्म. तो antagonism में there is a decrease in the action of the drug due to the presence of इसमें एक्शन ऑफ द ड्रग डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग. तो टाइप ऑफ एंटागोनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको शॉर्ट नोट्स एमसीक्यूज आते हैं, इसमें एमसीक्यूज आते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. तो इसमें आई एम्फसाइज यू के इसको आप जरूर नोट करें. फिजियोलॉजिकल होता है, केमिकल होता है, फार्माकोलॉजिकल होता है. ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एंटागोनिज्म में आ जाती हैं. इसमें फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म कौन सा आता है, वो हम स्टडी अबाउट फिजियोलॉजिकल फंक्शनल है, जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना. एंटागोनिस्ट ऑपोजिट अपोजेस द एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट बाय एक्टिंग ऑन द डिफरेंट रिसेप्टर्स. मतलब कि एक एंटागोनिज्म एक्ट करता है एगोनिस्ट पे, लेकिन एक्टिंग डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं. सपोज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बाय हिस्टामिन इज काउंटर एक्टेड बाय द एड्रेनलिन, ठीक है ना. तो फिर आप देखें, अगर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है बॉडी में बाय हिस्टामिन से, तो वो काउंटर एक्टेड किसके बाद होती है, बाय एड्रेनलिन. तो ये दोनों मैकेनिज्म डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करके एक दूसरे को खत्म करते हैं. तो मतलब कि एंटेगोनाइज आता है ऑपोजिट करना. तो ये दोनों हिस्टामिन एंटेगोनाइज किससे होगी, एड्रेनलिन से. हिस्टामिन से क्या होता है, वही सारी फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं, एनाफ्लैक्सिस होते हैं, तो वो फिर सारा मतलब कि ये सारी चीजें वही ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन में जो आ रही होती हैं हिस्टामिन की रिलीज से, वो एड्रेनलिन से हम लोग उसको रिलीज हैं. तो वो बीटा ब्लॉकर्स पे एक्ट करते हैं, एक ओवरडोज ऑफ बीटा. तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड बाय किससे करते हैं, एट्रोपिन, जो किसके ऑपोजिट इफेक्ट हो जाती है, ठीक है. देन कम्स द केमिकल एंटागोनिज्म. केमिकल एंटागोनिज्म में क्या जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो केमिकल एंटागोनिज्म में ये है कि a chemical antagonist interacts directly with the drug being antagonized to remove it or to prevent it from binding to the target. मत के या तो उसको डायरेक्ट उसको एंटागोनाइज उसको जाके ही तो पहुंच लेती है पहले, और या होता है कि लास्ट में उसको टारगेट के साथ नहीं बाइंड करने देती. वो जो होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म. या तो पहले आने से पहले उसको ग्रैब कर लेती है कि ये रिसेप्टर पे ना एक्ट करे, क्योंकि ड्रग हमेशा रिसेप्टर पे एक्ट करती है. तो ये उसको आने से पहले ही ग्रैब कर लेती थी, पकड़ लेगी कि हम इसको बाइंड ना कर सकेंगे ड्रग. या वो पहले ही रिसेप्टर पे अगर बाइंड हो जाएगी तो फिर भी उसको रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देगी. तो उसमें इंपॉर्टेंट सोडियम बाइकार्बोनेट आप देखें जिसको न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ द स्टमक को, ठीक है ना. प्रोटामीन सल्फेट है, ठीक है ना, जो कि हम हेपरिन किस में देते हैं, तो ये ओवरडोज को न्यूट्रलाइज करती है. डायमर कैप्रोल है, ये हम लोग लेड की पॉइजन में देती हैं, जो डायरेक्टली कंबाइन करती हैं फॉस्फोरस इन द ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग में. तो ये प्रेलिडोपाइन हो जाती है, जो कि पहले ही केमिकली से ग्रैब कर लेती है, उसको पकड़ लेती है. कुछ तो रिसेप्टर से बाइंडिंग से, कुछ तो आने से उसको रोक देती है, कुछ उसको रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर रहे. देन थर्ड कम्स का फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट. फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होती है वो दो चीजों की आती है. एक होती है अपोजेस द एक्शन इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, जैसे बीटा ब्लॉकर्स पे
एगोनिस्ट भी वहीं पर एक्ट करता है और एंटागोनिस्ट बीटा एगोनिस्ट भी वहीं पर एक्ट करेगा और ब्लॉकर्स भी सेम रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आ जाता है कॉम्पिटेटिव रिसेप्टर्स एंटागोनिज्म एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में कौन सा होता है कि जो हम उसको ये होता है कि हम लोग इंटेगोनाइज द रिसेप्टर साइड इन रिवर्सिबल, हम लोग उसको इंटेगोनाइज तो कर सकते हैं, उसको दबा तो वो फिर अपनी एक्टिविटी को अचीव दोबारा कर लेगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं सरमाउंटेबल इफेक्ट पे, ठीक है। और उससे क्या होता है कि अगर हम एगोनिस्ट की डोज बढ़ा दें तो फिर हम लोग उसको नीचे कर सकते हैं। तो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व्स इसमें पैरेलल होते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इफेक्ट में कर्व शिफ्ट टू द राइट हो जाता है, तो जिसमें आ जाता है एसिटाइल कोलिन आ जाता है, एट्रोपिन आ जाता है। तो इसमें आप ये इसमें देखेंगे, ये देखें, ये इंटेगोनिस्ट है, ये कॉम्पिटेटिव है, मतलब कि ये एगोनिस्ट अलोन ये काम कर रहा है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। और ये इंटेगोनिस्ट है, ठीक है ना। तो इंटेगोनिस्ट जब हम इंटेगोनिस्ट का तो यहाँ पर आ गया, लेकिन हम जैसे ही एगोनिस्ट और देंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एगोनिस्ट है, ये इंटेगोनिस्ट है। ये इंटेगोनिस्ट तो उसके ऑपोजिट एक्शन करता है, लेकिन हम जैसे ही हम एगोनिस्ट की डोज बढ़ा को ओवरकम कर सकेगा, उसको इतना जोर आवर होगा कि अपने आप को उठा लेगा। एंटागोनिस्ट हमेशा ये है कि वो उसे सप्रेस रखता है, ठीक है ना। तो उसको इफेक्ट उसका अच्छा नहीं आने देगा। लेकिन आप देखें ये जब हम उसमें इरिवर्स, ये है रिवर्सिबल, जिसको हम लोग एगोनिस्ट की डोज बढ़ाएंगे तो वो अपना अचीव कर लेगा रिजल्ट। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होगा कि एगोनिस्ट पहले तो पूरी देखें ले लेता है अपनी डोज में, लेकिन को वो करते हैं तो वो लेकिन ऊपर नहीं आने देता। एंटागोनिस्ट जो होता है वो इतना पावरफुल होता है, उसका इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि वो एगोनिस्ट के रिजल्ट को ओवरकम कर लेता है। ये आपने देखा कि antagonist that binds irreversible to the receptor cannot be displaced from the receptor. Increasing concentration में हम कर लें तो वो रिस्पॉन्स नॉन कॉम्पिटेटिव में इंक्रीज और इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म आप ये कर लें कि सुपरमेसी है किसी भी सुपर पावर की, तो सुपरमेसी है तो वो स्प्रेस कर लेता है एगोनिस्ट को, ठीक है ना, और उसको आगे बिल्कुल बढ़ना ही नहीं देता। और रिवर्सिबल में इतना होता है कि एगोनिस्ट इतना होता है कि वो उसको ओवरकम कर लेता है, जिसमें आप देखें दोनों एक तरह पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें ये बेचारा है, एगोनिस्ट है, अगर इस पेपर एंटागोनिस्ट सुपर पावर हमेशा दबा लेती हैं और उसको बढ़ने नहीं देती हैं। रिवर्सिबल में ऐसे हो जाते हैं। तो इसमें अगर डोज बढ़ा भी जाए तो फिर भी वो बेचारा सप्रेशन में ही रहेगा, वो अपनी कंसंट्रेशन पे नहीं लेगा। इसमें आ जाती है फिनाइलेफ्रीन और बेंजामीन, ये इसकी एग्जांपल्स में से आ जाती है। फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ड्रग डोज एंड टाइप ऑफ रिलेशन है बिटवीन ड्रग डोज एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्स। तो इसमें ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है और क्वांटल। ग्रेडेड में है हम डोज बढ़ाते जाते हैं तो रिस्पॉन्स देते हैं देखते हैं, क्वांटल में हम इन पॉपुलेशन में लेते हैं। तो ग्रेडेड में डोज रिस्पॉन्स हम जब डोज बढ़ाते हैं तो उसमें क्या हमारे ये आते हैं, हम ये देखते हैं इट इज द मेजरमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ रिसेप्टर फैक्टर्स एगोनिस्ट, ठीक है ना। तो it's a relationship between response and the dose of the drug in individual or in isolated tissue, ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स और ड्रग, तो एक ड्रग और उसका रिस्पॉन्स, ये हम जब इस किसी रिलेशनशिप में हम डालते हैं तो ये इसमें ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स हम उसको कहते हैं। तो इसमें हाइपरबोला होता है, बोला होता है, कर्व होता है और सिग्मोइड शेप में होती है इसकी, ये देख लें आप।
So this was all about our factors affecting the एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग डोज पे, उसकी एक्शन पे। तो ये है फैक्टर्स हैं विच कैन मॉडिफाई द एक्शन ऑफ द ड्रग्स, जिसमें हमने सारे फैक्टर्स पढ़े थे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है, किसी का क्या डोज किस तरह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी की कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग में देते हैं तो क्या होना चाहिए, फिर किसी कभी रीनल डिजीजेस हो जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर टीम, in which we include the factors related to the dose and the drug action. So next lecture, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, man. Allah Hafiz, man. Allah Hafiz.